अध्याय 21 ब्लड हॉल। हालांकि लेई लॉन्ग ने सब कुछ समझाया, हालांकि अंत में लेई लॉन्ग लाइट रेन सिटी की तरफ से थे, इसलिए ग्रीन क्लाउड सिटी की तरफ से उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया। 10 मिनट से अधिक समय के बाद ग्रीन क्लाउड सिटी के लोग जो शहर का पता लगाने गए थे वापस लौट आए। सिटी लॉर्ड, अंदर खतरा है, लेकिन ये ठीक है, इनमें से एक व्यक्ति ने कहा। ठीक है, लू शा ने सिर हिलाया और अपना सिर घुमाकर कहा, लेई गुआंग, चूंकि यह मामला है, चलो अपने अलग अलग रास्ते चलते हैं। इस तरह हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं उन्हें वितरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, और स्वाभाविक रूप से लाभों को विभाजित करने का हमारा पिछला समझौता होगा 50-50 रद्द हो जाएगा। लू शा, क्या तुम्हें डर है कि मैं कुछ बहुत अच्छा मांगूंगा जो तुम्हें यहाँ मिल सकता है? खैर, ये भी अच्छा है, और यहाँ भाग्य पाना हमारी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा, लेई गुआंग ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लू शा ने केवल नाक भान से कोड़ी और कुछ नहीं कहा, फिर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। पहले से विकसित कथानक के अनुसार, चूंकि ये जियो लेई गुआंग से संबंधित था, इसलिए उसने लाइट रेन सिटी से समूह का अनुसरण किया और खोजबीन के लिए लॉस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश किया, लेकिन उसने हमेशा इन लोगों के पीछे चलने की योजना नहीं बनाई थी। उसे नहीं पता कि ग्रीन क्लाउड सिटी और लाइट रेन सिटी के लोगों को फर्स्ट फ्लो के ट्रायल में क्यों पेश किया गया, लेकिन उसे यकीन था कि वे बेकार नहीं हैं, उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसके अलावा, चूंकि यह उसका परीक्षण था, सिटी लॉर्ड्स का परीक्षण नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि वह दूसरों के पीछे चलने के बजाय अपने रास्ते चले। जहां तक ये बात है कि मुकदमे में बाद में क्या होगा, वह उस समय उनसे निपट सकता है। लाइट रेन सिटी की टीम के लॉस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश करने के आधे घंटे बाद ग्रीन क्लाउड सिटी के लोग लौट आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थोड़ी देर बाद तीसरे समूह के लोग आ गए। इसमें कुल 6 लोग थे, सभी ने काले कपड़े पहने थे और अलग अलग स्तर की ताकत रखते थे। बड़े भाई, आप यहाँ हैं, लू शा ने प्रमुख अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा। यह अधेड़ उम्र का आदमी भी लू शा और लेई गुआंग की तरह कैओस डस्ट रियल्म कल्टीवेटर था, और साथ ही वह लू शा का जुड़वां भाई लू शान भी था। पता चला कि लू शा का यहाँ अकेले आने का कभी इरादा नहीं था। यहाँ आने से पहले ही उसने अपने जुड़वां भाई को सारी बात बता दी थी। फिर मौका पाकर वह लाइट रेन सिटी के समूह से अलग हो गया, और एक बार लाइट रेन सिटी के समूह में प्रवेश करने के बाद लू शा का समूह अपने भाई की प्रतीक्षा करने के लिए लौट आया। छोटे भाई, क्या लाइट रेन सिटी की टीम लॉस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश कर गई है? लू शान ने पूछा। हाँ, वे प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ बिग ब्रदर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मदद से हम लेई गुआंग के समूह की तुलना में जल्द ही रेड मून के खंडहर को ढूंढ पाएंगे। उस समय वहाँ मौजूद सभी खजाने हमारे होंगे, और इतना ही नहीं, हम संपूर्ण लाइट रेन सिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। लू शा ने सिर हिलाया और बुरी तरह हंसा। इस बार उनकी किस्मत काफी अच्छी थी। उसका भाई तभी ग्रीन क्लाउड सिटी के पास से गुजरा, तो उसने उसे अपने पास बुलाया। इस बार मैं ब्लड हॉल से कुछ विशेषज्ञों को अपने साथ लाया। लेई गुआंग निश्चित रूप से मर जाएगा। लू शान की आंखों में अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई। ब्लड हॉल एक हत्या करने वाली सेना थी, और लू शान ब्लड हॉल के हत्यारों में से एक था। बिग ब्रो की मदद से उसे मारना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि इस समय उन्हें अचानक लगा कि लू शान के पीछे कोई है जिसकी ताकत बहुत कम है, इसलिए उन्होंने पूछा, बड़े भाई, आपके समूह में फाउंडेशन बाउंड्री कल्टीवेटर क्यों है? लू शान के समूह में कुल 6 लोग थे। लू शान के अलावा कैओस डस्ट दायरे में एक और विशेषज्ञ और अराजक परिवर्तन के विभिन्न चक्रों में 3 विशेषज्ञ थे। इन 5 लोगों के अलावा एक और व्यक्ति था जिसकी खेती केवल नींव सीमा के 9वें दायरे में थी, जो इस समूह के लोगों के लिए बहुत कम थी। लू शा को जैसे याद आ गया कि उसने लाइट रेन सिटी के समूह में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा था, और शायद वह ये जियाओ को बहुत अधिक हेय दृष्टि से देखता था। उसने ये जियाओ के अस्तित्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे कम मत समझो, वह मेरे ब्लड हॉल का नया हत्यारा है। हालांकि वह केवल फाउंडेशन सीमा के 9वें दायरे में है, वह अपने हत्या कौशल के साथ अराजक परिवर्तन के 3 चक्रों में किसी भी विशेषज्ञ को भी मार सकता है।
लू शान थोड़ा मुस्कुराया और समझाया। क्या? ये सुनकर लू शा चौंक गया। एक फाउंडेशन बाउंड्री कल्टीवेटर अराजक परिवर्तन के 3 चक्रों में विशेषज्ञों को मार रहा है? क्या यह मजाक नहीं था? एक छोटी सी बातचीत के बाद लू शान और उनके समूह के लोग भी लॉस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश करने से पहले शामिल हो गए। जैसा कि नाम से पता चलता है, लॉस्ट फॉरेस्ट एक जंगल था, लेकिन ये कोई साधारण जंगल नहीं था। लॉस्ट फॉरेस्ट में रास्ते आड़े तिरछे थे। ये कहना कि लॉस्ट फॉरेस्ट के अंदर के रास्ते एक विशाल भूल भुलैया थे, गलत नहीं होगा। लाइट रेन सिटी की टीम को नहीं पता था कि उन्हें पहले से ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित हत्यारों के एक समूह ने निशाना बनाया था। इस समय लॉस्ट फॉरेस्ट में कहीं, पिताजी, इस जंगल का इलाका बहुत जटिल है। हमारी क्षमताएं खोए हुए जंगल को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं लगती हैं। सौभाग्य से मैं रास्ते में एक छिपा हुआ निशान छोड़ रहा हूं ताकि हम सुरक्षित वापस लौट सकें। अगर हम वास्तव में कुछ भी नहीं मिल सका और बड़े खतरे में पड़ गए, हमें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। लेई लॉन्ग कहने से खुद को रोक नहीं सकी। वह चिंतित था क्योंकि वे पहले ही कुछ वृक्ष राक्षसों का सामना कर चुके थे। यदि यह तथ्य न होता कि उसके समूह के लोग पर्याप्त शक्तिशाली थे, तो उन्हें बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया होता। ये जियाओ इस समूह के बीच में था और उसने अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं था। वृक्ष राक्षसों से निपटने में इस समूह की मदद के कारण वह सुरक्षित रूप से इस स्थान पर आगे बढ़ने में सक्षम था। यही कारण है कि वह अब तक वहां से नहीं निकले हैं। तुमने अच्छा किया, बेटा। लेई गुआंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, यहाँ तक कि वह रास्ते में एक छिपा हुआ निशान भी छोड़ना भूल गया। यदि लेई लिंग का बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय नहीं होता, यदि वे वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में पड़ जाते, तो पीछे हटना बेहद मुश्किल होता। ये बहुत जटिल है। हमने इतना समय बिताया है, फिर भी हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि हमारे पास बहुत समय है, हम जल्द ही कुछ ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं, लेई गुआंग ने कहा। हालांकि उनके समूह में 7 लोग थे। उन 7 का एक साथ चलना थोड़ा बेकार था। सिटी लॉर्ड, हम अलग क्यों नहीं हो जाते? लोगों में से एक ने सुझाव दिया। हाँ, हम 7 को एक साथ काम करने के लिए, हालांकि हमारी सुरक्षा अधिक है, दक्षता बहुत धीमी है। यदि ग्रीन क्लाउड सिटी के लोगों को पहले रेड मून के खंडहर को ढूंढना था, तो वहां के सभी खजाने उनकी जेब में होंगे। हाँ, दूसरे ने कहा। लेई गुआंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। ये ठीक है, आइए अपनी टीम को 4 समूहों में विभाजित करें। तीनों समूहों में प्रत्येक में 2-2 लोग होंगे। मैं अकेले काम करूंगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। 7 लोग, 3 टीमें, उन सभी को विभाजित किया जा सकता है। हालांकि लेई गुआंग ने ऐसा कहा, वह अकेले अभिनय नहीं करना चाहते थे। वह चाहता था कि ये जियाओ अपने रास्ते चले। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जियो ने पहले ही अपना मूल्य खो दिया है जब लेई गुआंग को ये जियो से लॉस्ट फॉरेस्ट का नक्शा मिला। बात सिर्फ इतनी है कि वह चिंतित था कि ये जियाओ के पास अभी भी लॉस्ट फॉरेस्ट से संबंधित कुछ चीज हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने ये जियाओ के बजाय खुद को बाहर कर दिया। नहीं, इस समय ये जियो ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, सिटी लॉर्ड लेई, मैं अकेले ही कार्य करूंगा, लेकिन मैं फिर भी सुझाव देता हूं कि हर कोई अप्रत्याशित खतरों से बचने के लिए एक छिपा हुआ निशान छोड़ दे। ये देखकर कि ये जियो खुद अपने अलग रास्ते पर जाना चाहता था, लेई गुआंग खुशी से सहमत हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। बेशक ये जियाओ के बारे में उनका संदेह भी थोड़ा बढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये जियाओ किसी ऐसे व्यक्ति के बजाय अकेले काम करना क्यों चाहता था जो उसका समर्थन कर सके। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अज्ञात जंगल में सुरक्षित रहना अधिक महत्वपूर्ण था। वे अलग हो गए और जल्द ही सभी अलग हो गए। ये जियाओ भी अकेले अभिनय करके खुश थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो लंबे समय से उनके दिमाग में थीं। क्या यहाँ सब कुछ वास्तविक है? अगर यहाँ सब कुछ असली है तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ मिलने वाला खजाना भी असली होना चाहिए? और इसका मतलब ये भी था कि यदि वह उन खजानों का उपयोग करता है, तो वह अपनी ताकत बढ़ा सकता है। ये जगह बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका 8 साल का बच्चा एक सामान्य वयस्क में बदल गया हो। वह किसी भी तरह से बच्चे जैसा नहीं लग रहा था। खैर, ये जियाओ को ये स्वीकार करना होगा कि इससे उसके लिए बहुत सारी परेशानी भी बच गई। अध्याय 22 खतरनाक परीक्षण।
ये जियो 2 घंटे से अधिक समय तक अकेले चलता रहा और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। वह भौचक्का रह गया और तुरंत अपनी दाहिनी ओर चलने लगा। और कुछ ही देर बाद वह एक लाश के सामने प्रकट हुआ। क्या कोई मर गया? ये जियाओ की भौहें सिकुड़ गईं और उसका दिल सदमे से भर गया। वह बता सकता था कि मृत व्यक्ति ग्रीन क्लाउड सिटी का कोई व्यक्ति है। ये जियाओ को यहाँ ग्रीन क्लाउड सिटी के किसी व्यक्ति को देखना अजीब नहीं लगा। आखिरकार सभी लोग लॉस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश कर चुके थे। किसी को मरा हुआ देखकर वह सदमे में था। उसे किसने मारा? क्या ये लाइट रेन सिटी के लोग हैं या ये किसी प्रकार के खजाने को लेकर आंतरिक कलह का परिणाम है? या फिर ऐसा हो सकता है कि उसे किसी वृक्ष दानव ने मार डाला हो? ये जियाओ समझ नहीं सका। वह बहुत भ्रमित था। अचानक एक तेज बेल उसकी ओर बढ़ी। जब लताएं तेजी से बढ़ रही थीं तो ये जियाओ ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। उसने तुरंत इन्फिनिटी एज ब्लेड निकाला और काट दिया, जिससे वाइन आसानी से अलग हो गई। फिर उसने तुरंत इधर उधर देखा लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। उन्होंने अपनी दिव्य भावना को मुक्त करने का भी प्रयास किया, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि उनकी दिव्य भावना इस स्थान पर दबी हुई थी। जो भी हो, मैं बस चलता रहूंगा। अगर मुझे दोबारा ऐसा कुछ मिलता है तो मैं दुश्मन को भागने नहीं दूंगा। ये जियाओ ने अब और नहीं सोचा और सीधे आगे बढ़ गया। हालांकि उसके जाने के कुछ देर बाद ही उसे दूसरे रास्ते में एक लाश मिली। जिज्ञासावश वह भी दौड़कर वहां पहुंचा। यह मृत व्यक्ति भी ग्रीन क्लाउड सिटी का रहने वाला था। वास्तव में वह एक ही प्रहार से मर गया जिसने उसके दिल को छेद दिया। ये जियाओ ने आश्चर्यचकित भाव से लाश को देखा। उसे लगा कि हत्यारा बहुत ताकतवर था क्योंकि मृत व्यक्ति वास्तव में एक अराजक परिवर्तन प्रथम चक्र कृषक था। यद्यपि यहाँ किसी व्यक्ति की दिव्य भावना को दबा दिया जाता था, फिर भी बिना आवाज किए किसी व्यक्ति को मारना आसान नहीं था। अचानक ये जियाओ को कुछ महसूस हुआ। उसने भौहें चढ़ा ली और स्वर्गीय दानव विद्यार्थियों को सक्रिय कर दिया। जैसे ही ये जियाओ ने स्वर्गीय दानव पुतली को सक्रिय किया, उसकी आंखें एक दानव की तरह पूरी तरह से लाल हो गईं, और अगले ही पल ये जियाओ के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि पेड़ और सभी प्रकार की बाधाएं अदृश्य हो गई हैं, और ये जियाओ की नज़र सीधे अपने लक्ष्य पर पड़ी। स्वर्गीय दानव विद्यार्थियों के माध्यम से ये जियाओ ने एक आकृति को अपनी दिशा में चलते हुए देखा। ये ग्रीन क्लाउड सिटी का एक विशेषज्ञ था और वह एक अराजक परिवर्तन प्रथम चक्र कृषक भी था। चूंकि मामला यही था, तो पहले इस व्यक्ति का पीछा क्यों न किया जाए, ताकि जब हत्यारा इस व्यक्ति पर हमला करे तो वह देख सके कि कौन एक एक करके लोगों को मार रहा है। तुरंत ये जियाओ एक कोने में छिप गया। यह नया आया हुआ व्यक्ति इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि उसके सामने कोई छिपा हुआ है और वह छुपे हुए दुश्मन को खोजने के लिए उसे एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। वो व्यक्ति जल्द ही उस जगह से गुजरा जहां ये जियाओ छिपा हुआ था और लाश के सामने पहुंच गया। उसने लाश को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने अपना सिर हिलाने और चुपचाप चले जाने से पहले कुछ देर तक लाश की जांच की। ये जियाओ तुरंत इस व्यक्ति के पीछे चल दिया। साथ ही वह ये देखने के लिए स्वर्गीय दानव पुतली का उपयोग करता रहा कि क्या वह हत्यारे को भी ढूंढ सकता है, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा छुपने में माहिर था, यहाँ तक कि ये जियाओ के स्वर्गीय दानव विद्यार्थियों के साथ भी वह दुश्मन का कोई निशान ढूंढने में असमर्थ था। जैसे ही वह चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे चल रहा था, अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और वह रुक गया। तभी उसने किसी चीज के हवा को चीरते हुए बेहद तेज गति से उस व्यक्ति की ओर बढ़ने की आवाज सुनी। झटका! एक बेल ने उस व्यक्ति पर वार कर दिया। एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तोड़ो! अराजक परिवर्तन प्रथम चक्र योद्धा ने अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई और उसे आसानी से काट दिया। हालांकि जैसे ही तेज बेल जमीन से टकराने वाली थी। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शुआ हवा में किसी चीज के फटने की एक और आवाज आए, लेकिन इस बार लताएं नहीं बल्कि लकड़ी से बना एक तेज धार वाला लंबा डंडा हमला कर रहा था। इस तेज धार वाले लंबे बाण ने एक तेज भाले की तरह काम किया और उस व्यक्ति की छाती को भेदने की कोशिश की, जिससे वह व्यक्ति असंतुलित हो गया। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया की गति काफी तेज थी,
इसलिए वह महत्वपूर्ण बिंदु से बचने में कामयाब रहा। पफ, तेज धार वाला डंडा उसकी छाती में घुस गया, लेकिन वह उसकी छाती का बायां हिस्सा नहीं था। हालांकि लकड़ी का लंबा टुकड़ा उसके शरीर में घुसने के बाद विस्फोट हो गया। क्या उस शख्स को उम्मीद नहीं थी कि उस पर घात लगाकर हमला किया जाएगा? यदि वह अपने साथी किसान की लाश देखने के बाद अत्यधिक सतर्क न होता तो वह पिछले 2 हमलों से बच नहीं पाता। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और अपने दुश्मन को देखने की कोशिश की, तभी एक लकड़ी के पंजे ने उसे पकड़ लिया। एक बड़े पंजे ने सीधे उसकी कमर को पकड़ लिया। उस विशाल पकड़ बल ने उसकी हड्डियों को तब तक कुचल दिया जब तक कि चरमराने की आवाजें नहीं सुनी जा सकीं। वो शख्स दर्द से चीखना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था, और कुछ ही समय बाद वह एक दुखद मौत मर गया क्योंकि उसके शरीर में विस्फोट हो गया, जिससे खून, हड्डियों के छोटे टुकड़े और लगभग तरल अवस्था में मांस हर दिशा में फैल गया। ये जियाओ ने सब कुछ देखा, लेकिन वह अभी भी दुश्मन को देखने में असमर्थ था। इससे वह हाई अलर्ट पर हो गया। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वह पंजा कैसा दिखाई दिया। अंतरिक्ष में एक लहर दिखाई दी, इससे पहले कि लकड़ी का पंजा अचानक तरंगित स्थान से उभरा और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। शत्रु अभी भी कहीं अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन चूंकि यह शत्रु एक अराजक परिवर्तन प्रथम चक्र कृषक को इतनी आसानी से मारने में सक्षम था, इसका मतलब ये भी था कि वह कम से कम एक अराजक परिवर्तन तृतीय चक्र या यहाँ तक कि एक अराजकता धूल दायरे का योद्धा था। आधे घंटे से अधिक इंतजार करने के बाद ये जियाओ अपने छिपे हुए स्थान से तभी बाहर आया जब उसने पुष्टि की कि दुश्मन अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हालांकि इसी क्षण उसे फिर से अपने सिर के ठीक ऊपर अंतरिक्ष में लहर महसूस हुई। ये जियाओ को पता था कि वह दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग किया और हजारों मीटर दूर फिर से प्रकट होकर गायब हो गया। फिर वह तुरंत बिना पीछे मुड़े अपनी सबसे तेज गति से दौड़ने लगा। साथ ही वो उस व्यक्ति को कोस रहे थे जिसने उन्हें यह मुकदमा पूरा करने के लिए भेजा था। पहले तो उन्हें लगा कि यह परीक्षण सरल है, उसे बस रेड मून के खोए हुए जंगल का पता लगाना है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह मुकदमा इतना भयानक होगा। अब जाकर उसे समझ आया कि उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे आगाह किया था। इसका मतलब ये भी था कि गोल्डन टावर में पहले कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन ये भी समझ में आने वाली बात थी। परीक्षण पूरा करने के लिए उसे भेजने से पहले तथाकथित स्पिरिट ऑफ गोल्डन टावर ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि हर कोई पहले समान परीक्षणों से गुजर चुका था। हालांकि जब से ये जियो ने उसकी आंख पकड़ी, वह ये जियो को एक अलग परीक्षण देगा। अलग से उसका मतलब अधिक खतरनाक और पूरा करना लगभग असंभव होना चाहिए। आखिरकार इस परीक्षण में कई कैओस डस्ट दायरे के योद्धा भी शामिल थे, और वहां वह अज्ञात राक्षस भी था जो कैओस डस्ट दायरे का राक्षस भी हो सकता है। वह भागते भागते फिर एक और लाश के सामने आ गया। ये लाश सलामत थी, बस उसके दिल पर एक छेद करने वाला घाव था। इस शख्स की भी एक ही बार में मौत हो गई। ये जियाओ यहाँ अधिक समय तक नहीं रहना चाहता था, वह तुरंत इस जगह को छोड़ना चाहता था, लेकिन अचानक उनकी नज़र इस शख्स के हाथ पर पड़ी। स्थानिक वलय। ये जियाओ की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत अपने हाथ से स्थानिक अंगूठी हटा दी और फिर अंदर देखा। क्या हो रहा है? वहाँ बहुत सारा जहर है, वहाँ छिपे हुए हथियार भी हैं। क्या यह आदमी हत्यारा है? ये जियाओ ने उत्सुकता से नजर डाली और पाया कि शव ने काली चड्डी पहनी हुई थी और उसका चेहरा भी उसके लिए बहुत अपरिचित था। उन्होंने इस व्यक्ति को ग्रीन क्लाउड सिटी के समूह या लाइट रेन सिटी के समूह में नहीं देखा था। नहीं, ऐसा नहीं है। यह आदमी ग्रीन क्लाउड सिटी या लाइट रेन सिटी से नहीं है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। ये जियो को अचानक एहसास हुआ, यदि वह ग्रीन क्लाउड सिटी और लाइट रेन सिटी से नहीं था तो वह कहाँ से आया था? क्या अज्ञात लोगों का एक और समूह हो सकता है जिसने रेड मून का खोया हुआ जंगल पाया हो? यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ था। ये जियाओ को तुरंत पता चल गया कि यह मामला सरल नहीं है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दिया जाए, अन्यथा दुश्मन उसे फिर से देख सकता है। वह तुरंत पीछे मुड़ा और अपने रास्ते पर चलता रहा। हालांकि 2 घंटे बाद ये जियाओ अपनी जगह पर जम गया।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने खुद को उस स्थान पर खड़ा पाया जहां लकड़ी के पंजे ने एक आदमी को पकड़ लिया था और उसके शरीर में विस्फोट हो गया था। वह साफ तौर पर यहां से भाग गया था, लेकिन अंत में वह एक बार फिर इसी जगह पर आ गया। धत तेरी की, ये जियो ने शाप दिया। अध्याय 23 ठंडे सूरज की भूमि रेड मून के लॉस्ट फॉरेस्ट का इलाका एक भूल भुलैया जैसा था। अगर कोई सावधान नहीं रहेगा तो वह बार बार एक ही रास्ते पर चलता रहेगा। अज्ञात अस्तित्व से बचने के लिए ये जियाओ ने पहले अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का इस्तेमाल किया और फिर अपने परिवेश पर ज्यादा ध्यान दिए बिना दौड़ता रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि वह उसी स्थान पर पुनः प्रकट हो गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मैं लापरवाह था। ये जियो ने अपने दिल में आह भरी और लकड़ी के राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के डर से आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। सौभाग्य से इस बार किसी बेल या लकड़ी के पंजे ने उस पर हमला नहीं किया। इसका मतलब ये भी था कि अज्ञात लकड़ी का राक्षस अभी किसी और की जान लेने जा रहा था। ये जियाओ ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पेड़ों और जमीन पर निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ गया ताकि वह इस खोए हुए जंगल में खो न जाए और बार बार उसी रास्ते पर चक्कर लगाता रहे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक के बाद एक लोगों की लाशें मिलती गईं। इनमें से कुछ लोग हत्यारे थे, कुछ ग्रीन क्लाउड सिटी से थे और कुछ लाइट रेन सिटी से थे। ये देखा जा सकता है कि रेड मून के खोए हुए जंगल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ता है जिससे वे निपट नहीं सकते। यदि कोई उस लकड़ी के राक्षस से लड़ सकता था तो वह या तो ग्रीन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड था या लाइट रेन सिटी का सिटी लॉर्ड था। आखिरकार वे दोनों कैओस डस्ट दायरे के योद्धा थे। वास्तव में ये जियाओ के लिए अज्ञात एक तीसरा व्यक्ति भी था। यह व्यक्ति लूशा का भाई था। ये जियाओ का परीक्षण लाल चंद्रमा के खोए हुए जंगल का पता लगाने के लिए था। यदि रेड मून का खंडहर वास्तव में लॉस्ट फॉरेस्ट के अंदर स्थित है तो ये जियो के लिए भी एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। उसे इसका अन्वेषण करना था। इस प्रकार सभी प्रकार के खतरों से निपटने के दौरान, जिसमें राक्षसी जानवर, वृक्ष राक्षस और यहाँ तक कि वह राक्षस भी शामिल है जो लोगों को मारने के लिए लकड़ी के पंजे और लताओं का उपयोग करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये जियाओ का उस राक्षस से 5 से अधिक बार सामना हुआ। सौभाग्य से उसके पास कुछ विशेष योग्यताएं थीं जो हर बार ये जियाओ की सुरक्षा सुनिश्चित करती थीं। जैसे जैसे ये जियाओ जंगल में गहराई तक जा रहा था, खतरा भी बढ़ता जा रहा था। ये जियाओ ने जो भी कदम उठाया वह बेहद सावधानी से उठाया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जब वह चल रहा था तो अचानक उसे युद्ध की आवाज सुनाई दी। ये जियाओ सतर्क हो गया और ध्यान से ध्वनि की दिशा का पालन किया और जल्द ही उस जगह से 100 मीटर दूर पहुंच गया जहां एक खूबसूरत युवा लड़की एक वृक्ष दानव के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। वो कौन है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी क्योंकि उसने रेड मून के खोए जंगल में प्रवेश करने से पहले उसे नहीं देखा था। वह लगभग 20 साल की युवा लग रही थी, लेकिन उसकी ताकत पहले ही अराजक परिवर्तन के दूसरे चक्र तक पहुंच चुकी थी। इससे पता चला कि यह लड़की भी एक दुर्लभ प्रतिभा है। ये जियाओ को अपनी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि वह जंगल के अंदर दिखाई दी थी, इसलिए वह रेड मून के विनाश के पीछे भी रही होगी। एक मजबूत योद्धा होने के नाते खूबसूरत लड़की एक भयंकर युद्ध के बाद वृक्ष दानव को मारने में सक्षम थी। उसने राहत की सांस ली और ट्री डेमन की लाश को देखा। फिर उसने एक छोटा सा चाकू उठाया और ट्री डेमन की लाश से मुट्ठी के आकार का एक क्रिस्टल निकाला। वह दानव कोर होना चाहिए, ये जियाओ धीमी आवाज में बुदबुदाया और लड़की को देखता रहा। वहां कौन है? लड़की को लगा होगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और चिल्लाने लगी। ये जियाओ को पता था कि उसे खोज लिया गया है, इसलिए उसने अब छिपना जारी नहीं रखा। वह एक पेड़ के पीछे से निकला और उस खूबसूरत लड़की के सामने आ गया। फिर उसने कहा, चिंता मत करो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं बस वहां से गुजर रहा था जब मैंने अचानक लड़ाई की आवाज सुनी। इस प्रकार मैंने आवाज का पीछा किया और तुम्हें वृक्ष दानव से लड़ते हुए देखा। ये सब बस है सहयोग। खूबसूरत युवा लड़की ने ये जियाओ की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा और उसके स्पष्टीकरण में कोई दोष नहीं देखकर उसने सिर हिलाया और कहा, आप कौन हैं? आप किस शक्ति से संबंधित हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी।
जिस तरह से इस लड़की ने सवाल पूछा उसने ये जियाओ को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये जियाओ की शक्ल से आश्चर्यचकित नहीं थी, वह सिर्फ ये जानना चाहती थी कि ये जियाओ किस ताकत से संबंधित है। ऐसा क्यों? जंगल में ये जियाओ की उपस्थिति से आश्चर्यचकित क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग रेड मून के खोए हुए जंगल का पता लगाने आए हों? नहीं, यह असंभव था। परीक्षण और उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार रेड मून के खोए हुए जंगल की खोज लाइट रेन सिटी और ग्रीन क्लाउड सिटी की संयुक्त सेना ने उस मानचित्र के माध्यम से की थी जो किसी अज्ञात समय में ये जियो द्वारा लेई गुआंग को बेचा गया था। इन दो शहरों के अलावा एक भी अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं था जो रेड मून के लॉस्ट फॉरेस्ट का स्थान जानता हो। फिर ये लड़की यहाँ कैसे आ गई, और उसे ये बताने का क्या मतलब है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा है? अधिक जानने के लिए ये जियाओ ने सबसे पहले खूबसूरत लड़की के सवाल का जवाब दिया। मेरा नाम ये जियो है, मैं लाइट रेन सिटी से आई हूँ। हल्की बारिश वाला शहर। युवा लड़की ने भौहें चढ़ा ली और बुदबुदाया, मैंने इस शहर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये शहर कहाँ स्थित है? ये जियाओ ने फिर से भौहें चढ़ा दी। रेड मून का खोया हुआ जंगल स्पष्ट रूप से ग्रीन क्लाउड सिटी में भूमिगत छिपा हुआ है। लाइट रेन सिटी ग्रीन क्लाउड सिटी का पड़ोसी शहर है और बहुत प्रसिद्ध है। ग्रीन क्लाउड सिटी का पता होना और लाइट रेन सिटी का पता न होना असंभव है। क्या आपने ग्रीन क्लाउड सिटी के बारे में सुना है? ये जियो ने फिर पूछा। उन्हें लगता रहा कि इस मुकदमे में कुछ बहुत गड़बड़ है। सब कुछ और अधिक रहस्यमय होता जा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ग्रीन क्लाउड सिटी। खूबसूरत लड़की ने फिर से भौहें सिकोड़ी और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? तुम रेड मून के खोए जंगल में कैसे आए? ये जियो ने फिर पूछा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि हम कैसे आते हैं? एक मिनट रुकिए, रेड मून का खोया हुआ जंगल, क्या यह इस जंगल का नाम हो सकता है? आपको कैसे पता चला? सुंदरी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ को इस अज्ञात जंगल का नाम पता होगा। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने ये जियाओ को चौंका दिया। वह वर्तमान स्थिति को समझ ही नहीं पा रहा था। यहाँ क्या बकवास चल रहा है? ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है? वह उस जंगल का नाम क्यों नहीं जानती जिसमें वह थी? आप कौन हैं? आप रेड मून के खोए हुए जंगल में कैसे आए? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा ली और फिर पूछा। इस बार वो बहुत गंभीर लग रहे थे। लड़की ने ये जियाओ को अजीब नज़रों से देखा। फिर उसने अचानक कुछ सोचा और बोली, मुझे मत बताओ कि आप इस गुप्त क्षेत्र के मूल निवासी हैं। फिर आप जिस लाइट रेन सिटी और ग्रीन क्लाउड सिटी के बारे में बात कर रहे हैं वह भी गुप्त क्षेत्र के अंदर के शहर होने चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने इन दोनों शहरों के बारे में कभी नहीं सुना और आप इस जंगल का नाम जानते हैं। गुप्त क्षेत्र? ये जियाओ फिर से चौंक गया। क्या तमाशा चल रहा है? ट्रायल ग्राउंड जो कि गोल्डन टॉवर की पहली मंजिल होनी चाहिए थी वह अचानक एक गुप्त क्षेत्र कैसे बन सकता है? ये जियाओ ने अपने दिल में शाप दिया और फिर कहा, मुझे इसके बारे में और बताओ। खूबसूरत लड़की ने ये जियाओ को ऐसे देखा जैसे वह किसी खजाने को देख रही हो। उसने उत्साह से कहा, यदि आप मूल निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेड मून टेम्पल का खंडहर कहाँ है ना? लाल चंद्रमा मंदिर। ये जियो तुरंत समझ गया कि यह लड़की रेड मून की बर्बादी के बारे में बात कर रही होगी। बात सिर्फ इतनी है कि एक अतिरिक्त शब्द था। वह शब्द था मंदिर। आप इस जंगल का नाम नहीं जानते लेकिन आप रेड मून टेम्पल के खंडहर के बारे में जानते हैं। कैसे? और गुप्त क्षेत्र से आपका क्या मतलब है? ये जियाओ ने गंभीरता से पूछा। फिलहाल वह हर रात से पर्दा उठाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। खूबसूरत लड़की ने सिर हिलाया और अपनी उत्तेजना को शांत किया। फिर उसने ये जियाओ को वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो वह जानती थी। उसने कहा, मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ जो आपको चौंका सकता है, लेकिन ये सच है। ये जगह जिसे आप लॉस्ट फॉरेस्ट ऑफ रेड मून, लाइट रेन सिटी और ग्रीन क्लाउड सिटी कहते हैं, ये रहस्य का एक हिस्सा है। क्षेत्र। मेरा नाम सूलिंग है और मैं मिस्टिक हेवन संप्रदाय नामक शक्ति से आया हूँ। मेरा संप्रदाय ठंडे सूर्य की भूमि के जमे हुए आकाश क्षेत्र में स्थित है। एक गुप्त क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति होने के नाते आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, ठंडे सूरज की भूमि, लेकिन यह अभी महत्वपूर्ण नहीं है।
आइए इस गुप्त क्षेत्र के बारे में बात करें। C24 अध्याय 24 गुप्त क्षेत्र। ये जानते हुए कि ये जियो गुप्त क्षेत्र का मूल निवासी था और कई चीजें थी जो उसे जानने की जरूरत थी ताकि वह उसे बिना कुछ रोके लाल चंद्रमा मंदिर के खंडहर को खोजने में मदद कर सके। सु लिंग ने ये जियो को गुप्त क्षेत्र के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, आपको गुप्त क्षेत्र शब्द के बारे में पता होना चाहिए, है ना? ये जियाओ को अपना सिर हिलाते हुए देखकर उसने जारी रखा, रेड मून गुप्त क्षेत्र बाहरी दुनिया में हर 1000 साल में खुलता है। जब भी यह खुलता है, अनगिनत प्रतिभाएं विभिन्न खजाने प्राप्त करने के लिए इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन उनका मुख्य ध्यान अभी भी खंडहर में प्रवेश करना है, रेड मून टेम्पल का, और रेड मून मास्टर की विरासत प्राप्त करें। रेड मून टेम्पल लाखों साल पहले ठंडे सूरज की भूमि में एक अधिपति शक्ति हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से ये शक्ति रातों रात नष्ट हो गई। ये रेड मून टेम्पल के टेम्पल मास्टर थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन की साधना का बलिदान दिया, एक गुप्त क्षेत्र बनाएं और लाल चंद्रमा मंदिर के खंडहर को कहीं छिपा दें ताकि दुनिया लाल चंद्रमा मंदिर के बारे में न भूले। उसने एक नियम भी बनाया कि गुप्त क्षेत्र हर 1000 साल में खुलेगा जब तक कि कोई लाल चंद्रमा मंदिर नहीं ढूंढ लेता। रेड मून मास्टर की विरासत में मिली। ये समय भी वैसा ही है। मेरे अलावा फ्रिगिड सन की भूमि में बड़ी ताकतों के हजारों प्रतिभाशाली लोगों ने लाल चंद्रमा मंदिर की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वह खंडहर को ढूंढना है, रेड मून टेम्पल का। जैसे ही हमने गुप्त क्षेत्र के अंदर कदम रखा, हमें गुप्त क्षेत्र में यादृच्छिक स्थानों पर टेलीपोर्ट किया गया। यही कारण है कि मैं इस जंगल का नाम नहीं जानता, लेकिन रेड मून मंदिर के खंडहर के बारे में जानता हूँ। ये जियाओ ने समझ में अपना सिर हिलाया। उनकी अधिकांश शंकाओं का समाधान हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर उन्हें खोजने की आवश्यकता थी। सबसे पहले, यदि यह स्थान गुप्त क्षेत्र है, तो लाइट रेन सिटी और ग्रीन क्लाउड सिटी के बारे में क्या? और लाइट रेन सिटी के सिटी लॉर्ड लेई गुआंग के अनुसार इन 2 शहरों के अलावा अभी भी कुछ और छोटे और बड़े शहर हैं। इन जगहों के बारे में क्या? यदि यह वास्तव में गुप्त क्षेत्र है, तो इन स्थानों का अस्तित्व कैसे हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेड मून का खोया हुआ जंगल ग्रीन क्लाउड सिटी से हजारों मीटर नीचे क्यों स्थित है? कोई उत्तर न मिलने पर ये जियाओ ने सु लिंग से पूछा। जब उसने सब कुछ सुना तो पहले तो वह चौंक गई, लेकिन फिर उसने तुरंत कुछ अनुमान लगाया और उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसने ये जियाओ को ध्यान से देखा। जितना अधिक वह उसे देखती, उतना अधिक वह उत्तेजित हो जाती। उसने गहरी सांस ली और आह भरी। मुझे लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है। अब क्या स्पष्ट है? ये जियाओ ने असमंजस में पूछा। सु लिंग मुस्कुराए और बोले, हमारे स्वामी और पूर्वजों के अनुसार जब रेड मून मास्टर ने गुप्त क्षेत्र बनाया, तो जमीन का एक बड़ा टुकड़ा रातों रात गायब हो गया। भूमि का पूरा टुकड़ा गुप्त क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए। रेड मून मास्टर के अलावा उनके कुछ अधीनस्थ ऐसे थे जो आपदाओं से बचने में कामयाब रहे। मुझे लगता है कि ये अधीनस्थ ही उस जमीन के टुकड़े पर शहर बनाने वाले होंगे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी अपने दुश्मनों की नजरों से छिपकर जीवित रह सके। जिस कारण से हम रेड मून के खोए हुए जंगल में दिखाई दिए, वह गुप्त क्षेत्र के नियमों के कारण होना चाहिए। मुझे लगता है कि रेड मून मास्टर ने यह प्रतिबंध लगाया होगा कि केवल रेड मून के खोए हुए जंगल में ही प्रवेश किया जा सकता है। बाहरी लोगों द्वारा प्रवेश किया गया और खोजबीन की गई। ये जियाओ ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। फिलहाल यही सबसे उपयुक्त व्याख्या थी। इससे ये जियाओ के कई सवालों का जवाब भी मिल गया। और जैसे ही सु लिंग ने बात की, उसने चमकती आंखों से ये जियो की ओर देखा और कहना जारी रखा, मुझे लगता है कि इस जंगल में एक और प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कैसा प्रतिबंध? ये जियाओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। आपको पता होना चाहिए कि बाहरी दुनिया के लोग 100 से अधिक बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वे लाल चंद्रमा मंदिर के खंडहर को ढूंढने में असफल रहे। और अब आप प्रकट हुए और आप शहर से जंगल में प्रवेश करने का दावा करते हैं। ऊपर, मुझे लगता है कि रेड मून मास्टर अपने अधीनस्थों के वंशजों को उनकी विरासत प्राप्त करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने एक प्रतिबंध का निर्माण किया होगा जिसने रेड मून मंदिर के खंडहर की उपस्थिति को प्रभावित किया होगा। केवल उन शहरों से ऊपर इस स्थान में प्रवेश करने पर लाल चंद्रमा मंदिर का खंडहर दिखाई देगा। यदि मेरा सिद्धांत सही है, तो आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से इस खंडहर को प्रकाश में लाएगी।
आप विरासत प्राप्त करने की कुंजी हैं। सू लिंग जितना अधिक बोलती थी, वह उतनी ही अधिक उत्साहित हो जाती थी। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन इस अनुमान के सच होने की संभावना 80% से भी ज़्यादा थी। अन्यथा 10 लाख साल बाद भी रेड मून टेम्पल का खंडहर क्यों नहीं दिखता? ये जियो ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर यह सच है तो वह वास्तव में रेड मून मंदिर के खंडहर को प्रकट करने की कुंजी हो सकता है। लेकिन यह वह बात नहीं थी जिसके बारे में वह चिंतित था। कई बातें उसे परेशान कर रही थीं। सबसे पहले, उसे गोल्डन टॉवर की पहली मंजिल पर होना चाहिए। ट्रायल उसी फ्लो पर होना चाहिए। और अगर यहाँ सब कुछ परीक्षण का हिस्सा है, तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसके आसपास की हर चीज़ वास्तविक है? वह महसूस कर सकता था कि यदि वह यहाँ मर गया, तो वह न केवल मुकदमे में असफल हो जाएगा, बल्कि वह सचमुच मर जाएगा। उसी समय फ्रिगिड सन की भूमि के लोगों की उपस्थिति के कारण ये जियो के मन में कई विचार आए। क्या ऐसा हो सकता है कि पहली मंजिल पर मौजूद व्यक्ति ने उसे सीधे उस गुप्त क्षेत्र के अंदर टेलीपोर्ट किया हो जो फ्रिगिड सन की भूमि में स्थित है? रेड मून के खोए हुए जंगल का पता लगाने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या ये परीक्षण चाहता है कि वह रेड मून मास्टर की विरासत प्राप्त करे? ऐसा सोचते हुए ये जियो ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, परीक्षण उसके लिए रेड मून के खोए हुए जंगल का पता लगाने के लिए था। अन्वेषण से इसका मतलब है इस जंगल में मौजूद हर रहस्य की खोज करना। जब तक वह इस जंगल में छिपे हर रहस्य को उजागर कर सकता है, तब तक यह माना जा सकता है कि उसने पहली मंजिल पर परीक्षण पास कर लिया है। इसका मतलब ये भी था, भले ही उसे रेड मून मास्टर की विरासत प्राप्त न हो, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये जियाओ को वास्तव में समझ में आया कि रेड मून के खोए हुए जंगल का पता लगाने का क्या मतलब है, तो उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार रेड मून मंदिर के खंडहर की तलाश के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया जो वह कर सकता था। और यदि सू लिंग सही है, तो उसके लिए अन्य लोगों की तुलना में खंडहर की खोज करना आसान होना चाहिए। शायद यही कारण था कि मुकदमा शुरू होते ही उन्हें लाइट रेन सिटी भेज दिया गया। अब उसे इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि क्या चारों ओर सब कुछ वास्तविक था या सिर्फ परीक्षण का निर्माण था। ये जंगल बहुत खतरनाक है। हालांकि इस जंगल में कई जगहों पर अवसर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ खतरे भी सबसे भयावह हैं। हम एक साथ क्यों नहीं चलते? इस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, सू लिंग ने पेशकश की। हालांकि ये जियाओ की खेती बहुत कम थी, वह रेड मून मंदिर के खंडहर को प्रकट करने की कुंजी हो सकता है। वह ये जियाओ को दूर नहीं जाने दे सकती थी। ये जियाओ ने भी लकड़ी के पंजे के बारे में सोचा और सोचा कि अकेले जंगल की खोज करना बहुत खतरनाक होगा। यह अच्छा होगा अगर रास्ते में उसकी मदद करने के लिए कोई मौजूद रहे। इस प्रकार वह सहमत हो गए और ऐसे ही दोनों आगे बढ़ने को तैयार थे। ये जियाओ को देखते हुए सू लिंग ने कुछ सोचा और उस पर एक गोली फेंकी और कहा, आपकी उम्र को देखते हुए आपकी खेती वास्तव में बहुत कम है। यह एक गोली है जो आपकी खेती को नींव निर्माण के 9वें दायरे तक बढ़ा सकती है। अपनी ताकत बढ़ाएं और फिर हम रेड मून टेम्पल के खंडहर की तलाश शुरू कर सकते हैं। उसके लिए अज्ञात ये जियाओ की वास्तविक उम्र केवल 8 वर्ष थी। परीक्षण के दौरान वह एक वयस्क की तरह लग रहा था जिसका उस आदमी से कुछ लेना देना है जिसने उसे रेड मून के खोए हुए जंगल का पता लगाने का काम दिया था। ये जियाओ ने गोली को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या कारण है कि वह गोल्डन टॉवर के परीक्षणों से गुजर रहा था? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था ताकि वह ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर काले गेट के बारे में कुछ कर सके। अब जब उसके सामने एक अवसर उपस्थित हुआ था, तो वह इसे कैसे बर्बाद होने देता? लेकिन उन्हें एक बात की चिंता थी, अगर यहाँ चीजें वास्तविक नहीं होंगी तो उसकी ताकत भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिन चीजों से वह गुजर रहा है, अगर वह सच है तो उसकी ताकत जरूर बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है, तो ये जियाओ इस जंगल में मौजूद अधिकांश अवसरों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। CH-25 अराजक परिवर्तन का पहला चक्र। ये जियो ने गोली ली और निगल ली, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उसे अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। उनकी आशा के विपरीत उनके शरीर के अंदर औषधीय ऊर्जा का कोई विस्फोट नहीं हुआ और अराजकता ऊर्जा का कोई उछाल नहीं हुआ। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और सू लिंग की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, जो भी भौहें चढ़ाए हुए था।
वह समझ नहीं पा रही थी कि ये जियाओ के शरीर के अंदर ऊर्जा का कोई उछाल क्यों नहीं था, या ये जियाओ किसी भी सफलता का कोई संकेत क्यों नहीं दिखा रहा था। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, सब कुछ परीक्षण के लिए बनाई गई रचना मात्र है। ये जियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। कम से कम उन्होंने यहाँ एक बात की पुष्टि की। लेकिन फिर क्या सचमुच सब कुछ महज एक भ्रम था, जो केवल परीक्षण के उद्देश्य से रचा गया था? क्या हुआ, तुम्हारी ताकत क्यों नहीं बढ़ी? सु लिंग ने इस समय हैरान स्वर में पूछा। ये जियाओ ने बस अपना कंधा उचकाया और इशारा किया कि उसे कुछ पता नहीं है। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि सु जिन को कुछ भी बताना सही बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। लेकिन सु लिंग मूर्ख नहीं थी। उसने ये जियाओ को जो गोली दी वह कुछ ऐसी थी जिससे फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें दायरे में रहने वाले व्यक्ति को न केवल अपनी खेती को फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें दायरे तक बढ़ाने की संभावना थी, बल्कि अराजक परिवर्तन के पहले चक्र से भी गुजरने की संभावना थी। लेकिन अब इस गोली का ये जियाओ पर कोई असर नहीं है। उसने कुछ अनुमान लगाए और उसके अनुसार गोली केवल 3 स्थितियों में काम नहीं करेगी। सबसे पहले, ये जियाओ के पास एक विशेष शरीर है जिसे अगले साधना क्षेत्र में कदम रखने के लिए सामान्य से 10 गुना या यहाँ तक कि 100 गुना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरा, ये जियाओ के पास एक विशेष संविधान है जो सभी गोलियों को उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने से रोकता है। तीसरा, ऊपर की भूमि पर रहने वाले लोगों पर एक बहुत ही दुर्लभ, विशेष और अनोखा प्रतिबंध हो सकता है जो गोलियों या किसी खजाने को उनके शरीर पर काम करने से रोकता है। केवल इस स्थान, गुप्त क्षेत्र में प्राप्त खजाने ही उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। उसके मन में ये 3 मुख्य स्थितियां थीं। कुछ और भी थे, लेकिन सु लिंग ने उन्हें तुरंत त्याग दिया। और कुछ देर सोचने के बाद उसने पहली 2 स्थितियों को भी खारिज कर दिया। अब तीसरी स्थिति ही शेष रह गई थी। ये सोचते हुए उसने तुरंत एक छोटा सा नीला फल निकाला जो तारों की रोशनी से चमक रहा था, और ये जियाओ को देते हुए कहा, यह एक गहरा मूल फल है। इसे निगलो और देखो कि यह तुम पर काम करता है या नहीं। हालांकि ये जियाओ आश्वस्त नहीं था, फिर भी उसने उसे मना नहीं किया। क्या पता गोली काम न करे, लेकिन ये फल काम कर सकता है। ये सोचकर वह एक बार फिर पालथी मारकर बैठ गया और फल निगल लिया। जैसे ही उसने प्रोफाउंड ओरिजिन फल निगल लिया, उसके शरीर के अंदर तुरंत असीमित ऊर्जा का विस्फोट हो गया। ये जियाओ इसके लिए तैयार नहीं था, जिससे उसे लगा कि उसके शरीर के अंदर एक भयानक आग लग गई है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक दर्दनाक कराह निकाली। लेकिन फिर उसने तुरंत अपना संतुलन हासिल कर लिया और अपने शरीर के अंदर विस्फोटक ऊर्जा को दबाना शुरू कर दिया। फल को काम करते देख सु लिंग की आंखें चमक उठीं। वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि तीसरी स्थिति ये जियाओ की स्थिति है। फिर उसने ये जियो की ओर देखा और बोली, गहरा मूल फल एक बहुत ही दुर्लभ चमत्कारी औषधीय फल है। क्या उस 10 दायरे के नीचे इस फल को निगलने से किसी की खेती 2 छोटे चरणों में बढ़ जाएगी? और अगर यह एक चरम प्रतिभा है जिसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बेहतर करने के लिए, यह उनकी खेती को 3 छोटे चरणों तक भी बढ़ा सकता है। आपको विस्फोटक ऊर्जा को शांत करने और दबाने की जरूरत है। साथ ही इस ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करें। हालांकि इसमें समय लगेगा। मेरा मानना है कि आप कम से कम पहला अराजक परिवर्तन पूरा करने में सक्षम होंगे। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने सु लिंग को सुना और जैसा उसने कहा वैसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी तरह से स्वर्गीय दानव परिवर्तन तकनीक को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया और विस्फोटक ऊर्जा को दबाते हुए उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये बहुत कठिन था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा वास्तव में असीमित और हिंसक थी। लेकिन ये जियाओ कायम रहा और धीरे धीरे ऊर्जा को परिष्कृत किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अधिक से अधिक ऊर्जा को परिष्कृत किया और हर पहलू में सुधार किया। कुछ ही घंटों के शोधन के बाद ये जियो की खेती फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें दायरे तक बढ़ गई। लेकिन अराजक परिवर्तन के पहले चक्र से गुजरने में उन्हें लगभग 15 दिन का समय लगा। अराजक परिवर्तन के पहले चक्र के दौरान वह इतने दर्द से गुजरा कि उसने मृत्यु की कामना की। अंत में वह कायम रहा।
इस परिवर्तन ने न केवल उनकी शारीरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया, बल्कि कैओस एनर्जी के साथ उनकी आत्मीयता भी बढ़ा दी और उनके शरीर के हर हिस्से में कैओस एनर्जी का परिचय करा दिया। ये जियो अब न केवल कैओस एनर्जी को महसूस कर सकता है, बल्कि उन्हें अवशोषित भी कर सकता है और कुछ हद तक उन्हें नियंत्रित भी कर सकता है। दुर्भाग्य से वह कैओस डस्ट दायरे का योद्धा नहीं था, इसलिए वह कैओस एनर्जी को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था। इस अवधि के दौरान सू लिंग ये जियो की रखवाली करता रहा। उसे कई अराजक जानवरों, वृक्ष राक्षसों और अन्य प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह उनसे निपटने में कामयाब रही और ये जियाओ को सुरक्षित और स्वस्थ रखा। वह जानती थी कि ये जियाओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो रेड मून टेम्पल के खंडहर को सामने ला सकता है, इसलिए वह ये जियाओ को कोई नुकसान नहीं होने दे सकती थी। ये सौभाग्य था कि लकड़ी के राक्षस ने हमला नहीं किया, अन्यथा सू लिंग अपनी ताकत से भी ये जियो को सुरक्षित नहीं रख पाती। आखिरकार, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी अराजक परिवर्तन के दूसरे चक्र की योद्धा ही है। उसे अभी भी कैओस डस्ट दायरे में कदम रखना है। ये जियाओ के खड़े होने के बाद उसे ऊर्जा और शक्ति से भरपूर महसूस हुआ। उसे लगा जैसे लकड़ी के राक्षस से डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह अपनी ताकत से उस राक्षस को आसानी से मार सकता है। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक एहसास है जो उसकी ताकत में वृद्धि के साथ आया था। यह एक प्रकार का भ्रम था जो उसकी ताकत ने उसे दिया था। यदि उसे वास्तव में वुडन मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा, तो वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। वह अभी भी उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सका है। अपनी आंखें खोलने के बाद ये जियो सू लिंग ने अपनी यात्रा जारी रखी। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। इस दिन जब ये जियो और सू लिंग चल रहे थे, तो वे कई वृक्ष राक्षसों से घिरे हुए थे। हैरानी की बात यह है कि वहां मृत लाशें भी थीं जो अपने दोनों पैरों पर चल रही थीं और ये जियो और सू लिंग पर हमला करने के लिए तैयार थीं। ये लाशें ज़ोंबी की तरह थीं, लेकिन साथ ही वे नहीं थीं। उनकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। वे स्वयं सोच सकते थे और अपनी बुद्धि के आधार पर कार्य कर सकते थे। इससे ये जियाओ को गुस्सा आ गया। आखिर ये लोग कैसे जीवित हो गए? ये जियाओ हैरान स्वर में बुदबुदाया। सू लिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वे जीवित नहीं हैं, वे मर चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज से प्रभावित हैं और मृतकों की सेना में बदल गए हैं। हालांकि वे अभी भी सोच सकते हैं और हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग बस भरा हुआ है अराजकता और विनाश के साथ। मृतकों की सेना अपने शिकार को मारने और खाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। ये पहली बार था जब उसका सामना मृतकों की सेना से हुआ। यदि केवल मृतकों की सेना होती तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन उनमें कई वृक्ष दानव भी थे। इससे वे खतरे में पड़ गए। उनका जीवन मेरा है, एक मजबूत व्यक्ति ने मोर्चा संभाला और ये जियाओ और सू लिंग की ओर बढ़ गया। एक पल में कई छायाचित्र टिमटिमाते और हिलते रहे। वे सभी ये जियो और सू लिंग को अपना शिकार मान रहे थे। झकझोरना, झकझोरना, झकझोरना। दूरी में ट्री डेमन्स ने ये जियो और सू लिंग पर भी बैलें और कांटे बरसाए। तेज हवा की आवाज सुनाई दी। लताएं और कांटे आकाश से वर्षा के समान गिरे। तलवार के हर वार में इंसान के शरीर को भेदने की ताकत थी। ये जियाओ की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक एक भाला सामने आ गया। ये शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला था और अराजकता में पुनर्जन्म होने के बाद ये पहली बार था जब ये जियो ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था। इन्फिनिटी एज ब्लेड की तरह वर्ल्ड शैटरिंग स्पीयर भी एक सोलबाउंड हथियार था। ये भयानक रूप से शक्तिशाली था। ये जियाओ ने अपने शून्य को चकनाचूर करने वाले भाले को बेहद तेज गति से लहराया, लगातार घने कांटों को रोका और लताओं को काटा। मिस्सू, चलो चलें, ये जियाओ ने सू लिंग से कहा। सू लिंग ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों तेजी से एक निश्चित दिशा में चले गए। उनका पीछा करो। ये देखकर कि ये जियो और सू लिंग भागने लगे थे, मृतकों में से एक चिल्लाया और फिर वे सभी ये जियो और सू लिंग का पीछा करने लगे।